हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उन उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेज रेगुलर 8 बजे आपके सुबह आ रही है। तो उसकी ही आज बिल्कुल 26वीं क्लासेज है। आज कौन से नंबर की क्लास है? 26वें नंबर की क्लास है। पिछली 25 क्लासेज यदि आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री कोर्स होगा, कोई इसका पैसे वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को, यदि यूट्यूब पर पहली बार आप अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं तो। अब आपको मैं बता दूं, आपको मतलब क्लास आप देखते हो रेगुलरली, परंतु आप क्या करते हो, लाइक करते नहीं हो, वीडियो को लाइक करते हो नहीं। तो इस वजह से आज मैं बोल रहा हूं आपको कि इस वीडियो पे 100+ लाइक होने चाहिए। कितने? 100+ लाइक होने चाहिए। तो आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में हमारा चल रहा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या चल रहा था? एस ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहे थे। तो उसके अंदर हमने देखिए एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स चल रहे थे अपने, तो उसके अंदर हमने क्लियर कर लिया था एस ब्लॉक किसे कहते हैं, एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, ये भी मैंने बता दिया था कल की क्लास में कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं और इसे किसे कहते हैं। एस जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो और इनके बारे में पढ़ लिया था हमने, पढ़ा था एस ब्लॉक तत्व दो प्रकार के होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से थे वो दो भाग? वो दो भाग थे, पहला भाग था आपके फर्स्ट ए वर्ग। कौन सा था? फर्स्ट ए वर्ग। और सेकंड भाग था सेकंड ए वर्ग के तत्व। तो इन तत्वों के बारे में देखिए, सेकंड ए वर्ग के तत्व और फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं, इन तत्वों के बारे में हमने देख लिया था। फर्स्ट ए वर्ग तत्व जो क्षारीय मृदा धातु भी उन्हें कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं, ये भी आप सभी को पता होगा। तो वो मैंने कल आपको बता दिया था। कल की क्लास यदि नहीं लिया आपने तो उसको जरूर लेना, तभी ये क्लास आपके समझ में आएगी। और कल की क्लास प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है, वहां पे मिल जाएगी। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसको दो भागों में बांटा गया था। फर्स्ट ए वर्ग, सही है, ये बांटा गया था सेकंड ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग हमने क्लियर कर लिया था, आज चलेगा हमारा सेकंड ए वर्ग। तो मैं इसको कर देता हूं साफ और आपको डालना है हेडिंग सेकंड ए वर्ग के तत्व। आपको क्या डालना है? सेकंड ए वर्ग के तत्व। यहां पर लिखना है आपको सेकंड ए वर्ग के तत्व। बिल्कुल अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर हेडिंग लगाएंगे, सेकंड ए वर्ग के तत्व। और फिर मैं जो ये नोट्स आपको क्लियर करवा रहा हूं, देखिए मेरे पास है नोट्स, इनके सभी के मेरे पास क्या है, पूरे पूरे नोट्स रखे हैं। तो मैं इन्हीं को मेरे खुद के नोट्स करवा रहा हूं, बुक के अंदर से नहीं पढ़वा रहा हूं। तो बुक में सेम मिलेगा, बुक में क्या है, थोड़ा खोल के होता है, यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टली और अच्छा मिलेगा आपको। और ये नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इन नोट्सों की आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नोट्स आपको चाहिए तो। अब करते हैं, देखिए सेकंड ए वर्ग के तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो इन्हें क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। अब इन्हें क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। आपको लिखना है इसके आगे अच्छे से कि इन्हें क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। इन्हें क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं तथा मृदा में पाए जाते हैं, तथा मृदा में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख रहे होंगे, मैं आपको समझा दूंगा, पहले इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए वो एग्जांपल लिख लीजिए। देखिए बीई, ये इसके एग्जांपल हैं, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम Ca और Sr, और आपके हैं Ba और Ra, Ba और Ra। देखिए ये आपके एग्जाम्पल है इसके। और देखिए
सेकंड ए वर्ग के तत्व हैं, इन्हें क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इनको क्या होता है, बिकॉज इनके ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। इनके ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं और ये मृदा में पाए जाते हैं। तीसरी बात क्या है? ये मृदा में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को दो भागों में बांटा गया, फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग को बता दिया मैंने, क्लियरली समझा दिया। सेकंड ए वर्ग है, इसमें देखिए आपको मैंने पहले बोला था उसको लिख लिया होगा, अब आप इसको समझिए। यदि आपने नहीं लिखा तो वापस जाके लिखिए। सेकंड ए वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। ये क्षारीय मृदा धातु भी कहलाते हैं बिकॉज इनके ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय होती है। इनके ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है और ये मृदा में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? मृदा में पाए जाते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं? क्षारीय मृदा धातु भी इन्हें कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल है BeMgCaSrBar, इनको लिख लेना, बिल्कुल लिख लेना। तो उम्मीद करता हूं आपने मैंने जो बोला है वो समझ में आ गया और आपने लिख भी लिया होगा। अब आगे देखते हैं नया टॉपिक, बिल्कुल हो गया। एस ब्लॉक एलिमेंट्स है तो इसके अंदर आगे देखते हैं। आगे आपको इसको मैं साफ कर देता हूं। आगे आपको मिलेगा जालक ऊर्जा में संशोधन। देखिए टॉपिक लगाइएगा अच्छा, जालक ऊर्जा में संशोधन। ये टॉपिक आपको डालना है, ये बिंदु आपको डालना है, जालक ऊर्जा में संशोधन। और इसके अंदर आपको लिखना है, पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, बोल देता हूं, आप जरूर लिख लीजिएगा, फिर उसको मैं समझा दूंगा। तो पहले मैं बोल रहा हूं, बोर्नलैंड समीकरण से ज्ञात ऊर्जा, बोर्नलैंड समीकरण से ज्ञात ऊर्जा अर्थात सैद्धांतिक जालक ऊर्जा का मान, अर्थात सैद्धांतिक जालक ऊर्जा का मान प्रायोगिक जालक ऊर्जा के मान के काफी निकट होता है। प्रायोगिक जालक ऊर्जा के मान के काफी निकट होता है। आगे देखिए NaCl के लिए सैद्धांतिक जालक ऊर्जा -774 किलो जूल प्रति मोल। NaCl के लिए लिखना, NaCl के लिए जालक ऊर्जा का जो मान होता है वो कितना होता है? -770 किलो जूल प्रति मोल। तथा आगे लिखिएगा, तथा प्रायोगिक जालक ऊर्जा, सॉरी यहां पर लिखना 754 किलो जूल प्रति मोल लिख लेना। आगे लिखना तथा प्रायोगिक जालक ऊर्जा 770 किलो जूल प्रति मोल होती है। प्रायोगिक जालक ऊर्जा 770 किलो जूल प्रति मोल होती है। आगे लिखना है, इन मानों में समरूपता लाने के लिए, इन मानों में समरूपता लाने के लिए बोर्नलैंड ने निम्न अंतर आयनिक आकर्षण बलों को, निम्न अंतर आयनिक आकर्षण बलों को सम्मिलित किया। जालक ऊर्जा के मानों में, आगे लिखना एक लाइन छोड़ के, जालक ऊर्जा के मानों में संशोधन के लिए निम्न घटकों का योगदान सम्मिलित करना आवश्यक है। योगदान सम्मिलित करना आवश्यक है। इसको आपको लिख लेना है। लिखने के बाद में अब देखना है, आप पहले लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाना है आपको। अब आगे देखना है आपको, मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार, फिर आपको इसको समझा देता हूं, फिर आगे देखेंगे। देखिए सबसे पहले
पहले क्या लिखा है कि बॉर्नलैंड समीकरण से ज्ञात ऊर्जा अर्थात सैद्धांतिक जालक ऊर्जा, जो सैद्धांतिक जालक ऊर्जा होती है, सैद्धांतिक जालक ऊर्जा होती है, उसके मान के प्रायोगिक जालक ऊर्जा के मान में काफी निकट होता है। जो सैद्धांतिक जालक ऊर्जा होती है और प्रायोगिक जालक ऊर्जा होती है, उसके मान में क्या होता है, काफी निकट उनका मान होता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसके अंदर ही आपको पता चल रहा है कि सैद्धांतिक जालक ऊर्जा है जो आपको कितनी दे रखी है, -754 किलो जूल प्रति मोल। और जो प्रायोगिक जालक ऊर्जा है या प्रायोगिक ऊर्जा है, ऊर्जा है वो है 770 किलो जूल प्रति मोल। बस इसके अंदर यही समझने की चीज है, जो सैद्धांतिक जालक ऊर्जा है और प्रायोगिक जालक ऊर्जा है, इन दोनों के मान क्या होते हैं, निकट होते हैं। अब आपको इसके अंदर ही दिख रहा है कि निकट है या नहीं है, आप ही बता दो। 754 है और 770 है, अर्थात निकट ही है। इनका जो किलो जूल प्रति मोल 754 है, 770 के निकट ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो इसी से समझ में आ रहा है अपन को जालक ऊर्जा में संशोधन क्यों किया, मान निकट होते हैं। और आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे है इन मानों में समरूपता लाने के लिए बॉर्नलैंड ने निम्न अंतर आयनिक आकर्षण बलों को सम्मिलित किया। इन मानों के अंदर समानता लाने के लिए, ये निकट तो है परंतु इनके अंदर अपन क्या करेंगे, समानता, जो सैद्धांतिक मान है और जो प्रायोगिक मान है उनमें समानता लाने के लिए जो बॉर्नलैंड जो है, बॉर्नलैंड वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, निम्न आयनिक अंतर आकर्षण बलों को सम्मिलित किया। निम्न आयनिक अंतर आकर्षण बलों को इसके अंदर क्या किया, सम्मिलित किया। तो जालक ऊर्जा के मान में संशोधन के लिए निम्न घटकों का योगदान करना आवश्यक रहा और आवश्यक था। वो मान कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा आप, इसको तो आपने समझ लिया, अब आपको लगाना है सबसे पहले वो मान या वो जो आवश्यक अंतर आयनिक वो संशोधन थे उनको देखते हैं। पहला है वान डर वाल्स बल। कौन सा है पहला आप लिखेंगे वान डर वाल्स बल। आपको लिखना है वान डर वाल्स बल। देखिए, वान डर वाल्स जो बल है इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले इसको लिख लीजिएगा, अच्छी हैंड राइटिंग में इसको लिखना है, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो पहले देखिए, ये बल सभी परमाणुओं, अणुओं व आयनों में, ये बल सभी परमाणुओं, अणुओं व आयनों में पाए जाते हैं। ये बल सभी परमाणुओं, अणुओं व आयनों में पाए जाते हैं जो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आगे लिखना है इन बलों का U के मान में बहुत कम योगदान होता है। इन बलों का आपको इस समय ये लिख देना है सिर्फ U के मान में बहुत कम योगदान होता है। लेकिन आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण बढ़ने पर, यह योगदान भी बढ़ता है। जैसे NaCl के लिए ये योगदान 1.6%, जबकि NaI के लिए यह बढ़कर 8.3% हो जाता है। 8.3% हो जाता है। अब इतना आपने लिख लिया, अब इसको समझना। देखिए बिल्कुल सरल है। ये बल सभी परमाणु, अणुओं व आयनों में पाए जाते हैं। सबसे पहली बात है, जो वान डर वाल्स बल होते हैं ये सभी परमाणु, अणु एवं आयनों में पाए जाते हैं। सही है, बिल्कुल। ये वान डर वाल्स बल जो होते हैं परमाणु, अणु एवं आयनों में पाए जाते हैं। आगे क्या लिखा है मैंने, जो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, जो त्रिज्या होती है परमाणु, अणु व आयनों की त्रिज्या जो होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती नहीं होता है, बिल्कुल समानुपाती नहीं होता है, ये होता है क्या, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे है इन बलों का U के मान से बहुत कम योगदान होता है, लेकिन आयनिक बंधों में सहसंयोजी गुण बढ़ने पर यह योगदान भी बढ़ जाता है। देखिए, आयनिक गुणों में सहसंयोजी गुण बढ़ने पर भी यह मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl के लिए ये योगदान क्या होता है, NaCl के लिए ये योगदान क्या होता है, NaCl के लिए 1.6% होता है, 1.6% आपके होता है।
और इसको NaI के लिए यह मान होता है आपके बढ़कर हो जाता है, NaI के लिए आपके ये मान हो जाता है 8.3% हो जाता है। कितना हो जाता है? 8.3% हो जाता है। तो आप इसी से देख सकते हैं इसका मान यहाँ पर बढ़ रहा है ना, इसका मान बढ़ रहा है, तो इसी से आपकी पूरी थ्योरी इसकी समझ में आ जाएगी। NaCl के लिए तो 1.6% है और NaI के लिए इसका 8.3% है। तो वान डेर वाल्स बल के बारे में आप समझ में गए होंगे। आगे देखना है आपको शून्य बिंदु ऊर्जा। आगे आपको हेडिंग लगानी है शून्य बिंदु ऊर्जा 2 नंबर पे। पहला हो गया वान डेर वाल्स, 2 नंबर लगाना है आपको, यहां पर लिखना है शून्य बिंदु ऊर्जा। शून्य बिंदु ऊर्जा। देखिए शून्य बिंदु जो ऊर्जा है इसके बारे में सबसे पहले आप लिखिएगा, फिर बाद में इसको समझते हैं। आपको लिखना है यह आयनों की कंपन ऊर्जा है। शून्य बिंदु जो ऊर्जा है यह आयनों की कंपन ऊर्जा है, यह आयनों की कंपन ऊर्जा है जो क्रिस्टलों में परम शून्य ताप पर, जो क्रिस्टलों में परम शून्य ताप पर भी पाई जाती है, भी पाई जाती है। इन कंपनों का प्रभाव वान डेर वाल्स बलों के विपरीत होता है। इन कंपनों का प्रभाव वान डेर वाल्स बलों के विपरीत होता है। इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसको अभी बता देता हूं। इसमें इतना ही लिखना है आपको। अब इसको समझिए। देखिए इन आयनों की कंपन ऊर्जा, यह आयनों की कंपन ऊर्जा है। जो शून्य बिंदु ऊर्जा है ये क्या है? आयनों की जो कंपन ऊर्जा होती है। क्या होती है? आयनों की कंपन ऊर्जा होती है। क्या होती है? आयनों की जो कंपन ऊर्जा होती है वही है शून्य बिंदु ऊर्जा। क्या है? ये आयनों की कंपन ऊर्जा है। आगे देखिए जो क्रिस्टलों में परम शून्य ताप पर भी पाई जाती है। जो क्या होता है? क्रिस्टल जो होते हैं ना, क्रिस्टल, उनमें परम शून्य ताप पर भी पाई जाती है। ये शून्य बिंदु ऊर्जा जो होती है, ये जो क्रिस्टल होते हैं उनमें परम शून्य ताप होता है ना क्रिस्टलों का, उसके अंदर भी यह ऊर्जा पाई जाती है, उनमें भी पाई जाती है। आगे देखिए इन कंपनों का प्रभाव वान डेर वाल्स बलों के विपरीत होता है। जो ये आयनों के कंपन होते हैं इनका प्रभाव क्या होता है? वान डेर वाल्स जो बल होता है उसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, उसके जस्ट विपरीत होता है। कैसा होता है? जस्ट विपरीत होता है। आगे देखना है आपको। आगे तीसरा बिंदु लगा के आपको लिखना है, यहां पर तीसरा बिंदु लिखना है आयनों की ऊष्माधारिता। तीसरा बिंदु लिखना है आयनों की ऊष्माधारिता। आयनों की ऊष्माधारिता, ये हेडिंग लगाना है। फिर इसके बारे में सबसे पहले आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? लिखना है, फिर समझते हैं। पहले लिखिए अंतिम परिणाम में ऊष्माधारिता के प्रभाव को भी सम्मिलित करना चाहिए। अंतिम परिणाम में ऊष्माधारिता के मान को भी सम्मिलित करना चाहिए। तो इसको लिख लीजिए आप, फिर आगे देखते हैं, इसको समझते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो है अंतिम जो परिणाम आता है, अपना अंतिम परिणाम जो आता है उसको जो उनका ताप है, जालक ऊर्जा का प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान है, उसको जो अंतिम उसको समरूपता करने के लिए, उनके अंदर समरूपता लाने के लिए अपने जो जितने भी परिणाम आए ना, तो उनके एंड में आपको आयनों की ऊष्माधारिता जो अंतिम परिणाम है इसको भी उसके अंदर सम्मिलित करना चाहिए। इसके अंदर इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। आगे क्षार धातुओं का घनत्व अति न्यून होने के कारण ये जल से हल्की होती हैं, अर्थात जल पर तैरती हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आदि। इसका लिख लिया आपने। अब बिल्कुल साफ कर दीजिए और नया टॉपिक लगाएंगे। बिल्कुल नया टॉपिक लगाने से पहले आपको क्या लिखना है? आपको जल से हल्की 2 धातुओं के नाम बताइए। एक कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन भी हो गया और अपने जो बीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी बताइएगा मेरे को। बिल्कुल हेडिंग लगा के आपको लिख लेना है जल से हल्की 2 धातुओं के नाम बताइए। हल्की 2 धातुओं के नाम बताइए।
जल से हल्की दो धातुओं के नाम बताइए। या फिर क्वेश्चन आपके न्यू ऐसे बन सकते हैं कि जल पे तैरने वाली दो धातुओं के नाम बताइए। तो वो कौन कौन सी हो गई आपके, लिथियम और पोटेशियम। कौन सी, लिथियम और पोटेशियम। जल से हल्की या जल पे तैरने वाली दो धातुओं के नाम बताइए, लिथियम और पोटेशियम। तो इसको आप बिल्कुल जिंदगी भर भूलना नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है। आपके भाई बहन कोई भी ये एग्जाम दे रहा हो ना, जैसे कि अभी एग्जाम लग रहे हैं, तो उनके अंदर आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल उनको बता देना है कि जल से हल्के दो धातुओं के नाम बताइए, लिथियम और पोटेशियम। इसको याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि आगे भी ये काम देगा। अगला अपना टॉपिक कौन सा है, बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये उम्मीद करता हूं एस ब्लॉक के बारे में संपूर्णतः आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब अगला जो आपको बिंदु लगाना है वो कौन सा है, वो बिंदु है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 का ही है, नर्मता। क्या है, नर्मता। इसको हेडिंग लगा लीजिएगा, नर्मता। और इसके बारे में आपको मैं हल्का सा बता देता हूं। देखिए सार धातुएं, नरम धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं, इनके बारे में इस टॉपिक के अंदर चलेगा। तो इस टॉपिक को हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना और इसको लाइक जरूर करना। 100+ का मैंने टारगेट आपको दे रखा है, उसको पूरा कर लेना। तो एक बात और है कि अपन ये जो नोट्स हैं मेरे पास, इनको आपको क्या करना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। इनकी PDF में तैयार करके आपको बता दूंगा या दे दूंगा आपको। पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपके जो इसके डिस्क्रिप्शन में है उसके अंदर आपको नंबर मिल जाएंगे। यदि आपको नोट्स चाहिए तो बोल देना। जय हिंद, वंदे मातरम।